जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बच्चों, आज हम ऐसे महापुरुष की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर हजारों साल की गुलामी, छुआछूत और भेदभाव के जंजीरों को तोड़ डाला। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें प्यार से बाबा साहब बोलते हैं। आप सबों को बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब गरीबी एवं अभाव में जिए। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने मां के दूध के बाद सबसे पहला हक उनको पानी पे होता है, पीने का पानी। अपने सहकर्मी, अपने फ्रेंड के साथ शिक्षा ग्रहण करे, समाज में समानता का साथ रहे, यह हक बाबा साहब को नहीं मिला। उनके विद्यालय में उनको क्लास में अलग से बैठाया जाता था। शुरुआती दौर में क्लास के बाहर बैठाया जाता था, उनको अछूत माना जाता था। स्कूल के अंदर जो घड़ा था उसको नहीं छूना था, चाहे पानी के बिना आप मर क्यों न जाए। ऐसा समाज था। उन्होंने इस तिरस्कार को अपना शक्ति बनाया और उन्होंने तय कर लिया कि मैं दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए बहुत कुछ करूंगा। इस समाज को मैं बदलूंगा। और यह संभव तब हो सकता था जब वो शिक्षित हो। तो उनके दिमाग में यह सेट हो चुका था कि मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा भी बनना है, मुझे देश को चलाना है। ऐसी मानसिकता के साथ वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दिए। वो बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे और जी तोड़ मेहनत करके अपने आगे की पढ़ाई किए। 1907 में उन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिया। हायर स्टडीज के लिए उनको बड़ौदा के तत्कालीन महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको छात्रवृत्ति दी और उस छात्रवृत्ति से, उस स्कॉलरशिप से वो अमेरिका गए। He joined Columbia University and he was awarded PhD. उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन्स लिए और वहां से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। 1923 में वो भारत लौट गए। उन्नीस सौ 24 में उन्होंने बहिष्कृत सभा का निर्माण किया, जिसका काम था बहिष्कृत मीन्स दलितों के, पिछड़े वर्गों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके विकास के लिए काम करना।
उनके लिए विद्यालय स्थापित करना, छात्रावास की स्थापना करना, उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करना, उनको शिक्षित करना, ये सब मुख्य कार्य था। इसका मूल नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बाबा साहब का जन्म महू छावनी मध्य प्रदेश में है। चूंकि उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे, इसलिए उनका जन्म वहीं हुआ था। अब वो जो महू छावनी है, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर हो गया है। आधिकारिक तौर पे आपको यही मिलेगा। उनका जो मूल निवास था वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव से। चूंकि ये जो छुआछूत का प्रचलन था, दलितों को सताने का प्रचलन था, ये कमोबेश पूरे भारतवर्ष में था, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा था। तो पता है कि जब धरती अनबैलेंस होता है, अत्याचार होता है, तो भगवान और महापुरुष अवतरित होते हैं। चूंकि महाराष्ट्र में ज्यादा था, इसलिए उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने तय किया कि मैं इस समाज को बदलूंगा। अगर आप 1000 सालों के इतिहास को गौर से पढ़े और समझे तो आप पाएंगे बाबा साहब शीर्ष महापुरुषों की श्रेणी में अग्रिम कतार में है। ऐसे महापुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं। दलितों के वो भगवान और मसीहा कहे जाते हैं। आज के डेट में हर वर्ग के लोग उनका सम्मान करते हैं, परंतु दलितों के भगवान मसीहा है। और मसीहा क्यों ना हो, कोई मसीहा तो ऐसे नहीं बन जाता है, हम किसी को भगवान ऐसे नहीं बना सकते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, एक एक क्षण, एक एक पल दलित समाज के राजनैतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार के लिए न्यौछावर कर दिए। ऐसे महापुरुष के लिए एक बार ताली तो बजनी चाहिए। बाबा साहब यहां रुके नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी भागीदारी राजनीति में नहीं होगा तो हम बहुत चीज बदल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने राजनीति पार्टी बनाया और उस राजनीतिक पार्टी से उनको कई सीट मिला। भारत में पहचान भी दिलाया गया, विशेषकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। बाबा साहब संपूर्ण जीवन लड़ाई लड़ते रह गए। महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम टेम्पल है। कालाराम भगवान श्री राम जी का मंदिर है, जिनका निर्माण शुरू हुआ था 1782 ईस्वी में। तो आपको जानकारी है, कुछ साल पहले ये भी मैसेज आ रहा था न्यूज के माध्यम से कि दलितों को, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस पे कई आपने कहानी सुना होगा
कई न्यूज आपने देखा होगा, सुना होगा। उन दिनों 1930 की घटना है। बाबा साहब ने एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम दिया कालाराम टेम्पल आंदोलन, और उस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया, उनकी जीत हुई। तो लड़ना पड़ता है, बताना पड़ता है, अपनी बातों को ढंग से रखना पड़ता है। हम आंदोलन भी करेंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से। सरकार को तो बात मनवाना है, लेकिन सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा करके नहीं कि ये तोड़ देंगे, ये जला देंगे, ऐसा नहीं करना। शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात को रखा जा सकता है, और उन्होंने रखा। बाद में उन्होंने जो उनकी पहली राजनीतिक ये थी पार्टी, उसको समाप्त करके दूसरी राजनीतिक पार्टी उन्होंने शुरू किया, और उसका नाम दिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और अपनी भागीदारी धीरे धीरे सुनिश्चित करते चले गए। आपको जानकारी है कि बाबा साहब हमारा संविधान के निर्माता है। उनके बनाए हुए संविधान से संपूर्ण देश में कानून व्यवस्था लागू होती है। बाबा साहब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे, ये जानकारी आपको है ही। तो आज बाबा साहब के इस जयंती पर मैं समाज के विशेष करके दलित वर्ग, वंचितों और शोषितों से मैं आग्रह करूंगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद जो बदलाव नहीं आ पाया है, आप सरकार को कोसने के बजाय आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, और वह परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से आ सकता है। इसलिए आप जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं, उससे आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए, उनको पढ़ाइए। जैसे ही उनको नौकरी, एक अच्छा व्यापार मिलेगा, समाज ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। उनका रहन सहन, बैठने का, उठने का, पहनावा और सब बदल जाएगा। जैसे गुदरी में, गुदरी के ये पिछला मोहल्ला, वो ताजबाग पोखरा मोहल्ला बोलते हैं, तो वहां एक बच्ची जिनके पिताजी तारी बेचते थे, वहां कभी सोच सकते हैं कैसे लोग आते होंगे, क्या बातें करते होंगे। उस घर से बच्ची मेहनत करके पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली, इंस्पेक्टर बन गए। क्या लगता है उस घर में दोबारा तारी दिखेगा? उस सोसाइटी में वो रहेंगे? वो पूरे समाज को बदल सकते हैं अपने स्वभाव से, आचरण से, उनका उसमें सफलता से। लोग, समाज को लोग उनसे प्रभावित होंगे। तो देखा उनकी बच्ची तो बन गई है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या मेरे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं? समाज इसी तरह से बदलता है। रोने से नहीं होगा कि मैं गरीब हूं और गरीब ही मर गया। इट्स क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम। गरीब तो कोई भी चल, मैं भी, मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं शहर में आया तो कुछ नहीं था, एक छोटा सा स्कूटर था, एक कंप्यूटर था, एक चौकी था, इतना ही था। आज 100 लोगों से ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब के जयंती पे आपको आज कुछ कन्फेस करना होगा। जो युवा पीढ़ी होता है उन्हीं को देश चलाना है, समाज को बदलना है। तो क्या हम सरकार को कोसने के बजाय अपने अधिकार के साथ साथ क्या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं? क्या घर से निकले तो हेलमेट पहन के निकले। कोई बूढ़े व्यक्ति पार कर रहे रोड तो उनको हाथ पकड़ के उस पार ले जाए। साइकिल या बाइक से जा रहे हैं तो रोक दे गाड़ी हम।
क्या ऐसा हो सकता है क्या? हेलमेट पहने तो 2 हेलमेट पहने। क्या लड़कियां ये नहीं सोचे कि मेरा बाल खराब हो जाएगा? क्या लड़के ये नहीं सोचे कि हेलमेट पुलिस वाले जो है वो आगे उस चौक पे नहीं होगा, हेलमेट निकाल के हाथ में टांग लेते हैं। इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। दुनिया में जो हजारों मौतें आप देखते हैं रोड एक्सीडेंट, उसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही है वो हेलमेट ना पहनने से बात। किसी को कुछ होता है, वो हर व्यक्ति अपने माता पिता के लिए सबसे प्रिय होता है। वो उनके लिए हो सकता है कि उनका जीवन का सहारा हो, जीने का सहारा हो, चाहे बेटी हो या बेटा, सबका जीवन अमूल्य है। डिसिप्लिन लाइफ की आवश्यकता है। पटना जाएंगे तो 2 हेलमेट लेंगे, वो भी छोटा वाला हेलमेट। गिरेंगे तो हेलमेट जाएगा गंगा जी में, अपने जमुना जी में, है ना, और सामने में एक बड़ा सा गुलौरी आ जाएगा, उससे क्या होगा? लेकिन यहां चोट लगेगा तो क्या होगा? जीवन समाप्त। जीवन जिंदा भी है तो मरे के समान है, क्योंकि आप सेंसलेस हो जाएंगे। तो अपनी रक्षा स्वयं करे, कहीं लिखा रहता है अपने सामान की रक्षा और अपनी रक्षा स्वयं करे। तो इसलिए बच्चों को पिता के बाद, गुरु के बाद कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को लगता है बकवास करते हैं। तो जिनको लगता है कि बकवास करते हैं उनका जीवन तो समझिए समाप्त है, क्योंकि आपके पिता, आपके माता और आपके गुरुजन आपके दुश्मन नहीं। हम जब भी बात करेंगे तो आपके भले की बात करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ऐसा राय देंगे जिससे आपका जीवन समाप्त हो जाए या आपका करियर खत्म हो जाए। ऐसा कभी नहीं करते हैं। बहुत ही खराब स्थिति में कोई बड़ा फैसला लेते हैं, नहीं तो बच्चों को माफ करते रहते हैं। तो कोई नाक में दम कर दिया तो उसको छोड़ते भी नहीं है, उनको सबक भी सिखाते हैं, क्योंकि हमको उनको साथ रखना है, अपने छोटे भाई को भी, अपने बच्चों को भी। तो उस तरह से हम करते हैं। 26 साल हो गए अपने इस शिक्षा जगत में, आपकी उम्र भी 26 साल नहीं हुआ है। तो बाबा साहब के जयंती पे अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके जयंती, उनके लिए जो है ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनों के जन्म दिवस पे क्या एक पौधा लगा सकते हैं क्या? अपनों के जन्म दिवस पे उनको गिफ्ट जो देते हैं, कुछ कुछ चॉकलेट, कपड़े, उसके जगह क्या हम एक गमला दे सकते हैं क्या, जो 24 आवर आपको ऑक्सीजन देता है? ऐसी परंपरा शुरू कर सकते हैं क्या? नहीं। आप दूसरे देशों में जाएंगे तो देखें कि जब बच्चे का मैट्रिक, इंटर का एग्जाम हो रहा है या कोई बड़े एग्जामिनेशन हो रहा है, तो वहां के लोग, वहां के नागरिक मोटरसाइकिल और कार लेके रोड पे खड़े रहते हैं, इस बच्ची का डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचाना है। लड़के खड़े रहते हैं कि इनको वहां पहुंचाना। क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? जापान में जाएंगे तो जो पार्किंग, बड़ा बड़ा पार्किंग है, तो वहां क्या होगा कि जो सबसे पहले ऑफिस आ गया अपना गाड़ी सबसे पीछे लगाता है। जानते हैं क्यों? उनकी मानसिकता है कि जो हमारा कलीग, हमारा भाई, मेरी बहनें लेट से आएंगे और पता चला कि आधा किलोमीटर पहले मोटरसाइकिल लगाना, कार लगाना, वहां से ऑफिस जाएंगे तो लेट होगा, तो उनकी गाड़ी सबसे आगे लगना चाहिए। हम क्या करते हैं, गाड़ी में गाड़ी पूरा सटा के लगा देते हैं कि उनकी गाड़ी नहीं निकले, बाकी उनको जो होगा देखा जाएगा। अपनी गाड़ी तो लग गई, अपना तो काम हो गया। नहीं होता तो ऐसे लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, उनका गाड़ी नहीं निकलेगा तो देखो हवा खोल देते हैं। इतना द्वेष अपनों के लिए नहीं रखना है हमें। मैं किसी देश का ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस देश में कुछ अच्छा हो रहा है उसको तो सीखने की आवश्यकता है, वहां से कुछ लेने की आवश्यकता है। एक समय था कि भारत में चीन से लोग आते थे वहां के ब्रिज देखने, मुंबई के ब्रिज देखने आते थे। आज भारत कितना पीछे है सिविल इंजीनियरिंग में। चाइना क्या क्या बना लिया। ठीक है, मेरा दुश्मन है, लेकिन जो कर रहा है, क्या हमारे नया पीढ़ी
सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं क्या? एआई के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं क्या? वहां 8वां 9वां का बच्चा अच्छा प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोडिंग लिख रहा है ना, साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, हैकिंग क्रैकिंग कर रहा है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? 5 घंटा 8 घंटा मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं। 4 घंटा यहाँ आते हैं, नाक में दम कर देते हैं। लड़के हो या लड़के, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के करते हैं, इसलिए हंसने की आवश्यकता नहीं है ना। बदलने की आवश्यकता है, एक अनुशासित लाइफ की आवश्यकता है। अनुशासित लाइफ से ही जीवन में जो लक्ष्य है, बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। बाबा साहब को उनके मरणोपरांत सरकार तय करती है कि किनको भारत रत्न देना है। हम सरकार है तो क्यों खुद ही ले ले, हम ही ले ले, है ना। अपने दोस्त के दिलवाते हैं, अपने रिश्तेदार को दिलाते हैं, जो खाना बनाते हैं उसी को दिलवा देते हैं। ये मनसा तो रही है, इसलिए बाबा साहब को भारत रत्न मिलने में बहुत समय लगा। 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत उनकी पत्नी सविता अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान दिया गया। इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। तो बाबा साहब के किया हुआ, उनके जीवन से अगर हम कुछ भी सीख लेते हैं, उनके सिद्धांतों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन तो सफल हो जाएगा। उनका दूरदर्शी सोच था कि एक समरस समाज, एक रस समाज का निर्माण करना, और जब तक समरस समाज नहीं होगा, एक रस समाज नहीं होगा, भारत पुनः आपको सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। इसको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। आप एक होटल में खाना खाने जाते हैं, बड़े चाव से उसी प्लेट में खाना खा के, तो पूरे परिवार, मंगल बृहस्पति को आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, उसके बावजूद भी आप उसी होटल में खाते हैं जिस थाली में सभी वर्ग के लोग खाते हैं। आप उस होटल वाले से नहीं पूछते हैं कि भैया इसमें हिंदू खाया कि मुसलमान खाया कि दलित खाया। आप कभी प्रश्न किए हैं? उसी गिलास में पानी पिए, उसी गिलास में कॉफी, कोल्ड कॉफी खूब अच्छा से पिए, हॉट कॉफी तो पीते ही हैं। तो एक दलित के घर में भोजन करने से आपको परहेज क्यों? कैसे समरस समाज होगा? तो इसको बदलने की आवश्यकता है। उनके साथ बैठिए, उनको गले लगाइए, अपने जन्मदिन पर उनके घर जाइए, उनके बच्चों के साथ खेलिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको प्रेरित कीजिए कि आप स्कूल जाइए। तब जाकर के बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। अपने सभी दलितों के लिए वो शुभ चिंतक, हित चिंतक थे। बाबा साहब के बारे में जितना बोलना चाहेंगे वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, परंतु मैं 2 पंक्ति के बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। ऊंच नीच ना कहो दलित को, ऊंच नीच ना कहो दलित को, दलित ही देश की और समाज की शान है। और जिस कानून से चलता है जमाना, जिस कानून से चलता है जमाना, वो भी एक दलित का लिखा हुआ संविधान है। आप सबों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।